हेलो, जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विराम चिन्ह को। ठीक है, विराम चिन्ह यानी कि हमारे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस विराम चिन्ह को क्या है। विराम चिन्ह, ठीक है, विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना। ठीक है, विराम का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा सर? ठहराव या रुकना। ठीक है, रुकना, रेस्ट करना। जिस प्रकार से हम लोग काम करते करते हम लोग थक जाते हैं तो थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट करते हैं कि हम लोग 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लें, आराम कर लें, तो फिर दोबारा काम करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग अपनी भाषा में भाषा को लिखते लिखते या फिर पढ़ते हुए जब हम लोग थोड़ा सा थक जाते हैं तो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है कि हमको भाषा को पढ़ते हुए कोई किसी प्रकार की थकावट के फीलिंग ना हो, थकावट महसूस ना हो। इस वजह से विराम चिन्ह का देखेंगे, भाषा में किसी भी गद्य को देखेंगे तो उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना या फिर आराम करना। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं सर। एक देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहरना या फिर रुकना। ठीक है, आगे होता है कि कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी, जो कि हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? हिंदी के पाणिनि कौन कहे जाते हैं? कामता प्रसाद गुरु। उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। ठीक है, उन्होंने कितनी बताई है डियर? 20 बताई है विराम चिन्हों की संख्या। लेकिन हम लोग कुछ उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट विराम चिन्हों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखने हैं। ठीक है, और फिर आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप उसको धुआं मचा के आओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने कितने माने हैं? 20 माने हैं। कितने? 20 माने हैं। ध्यान में रखने हैं आपको बात को। ठीक है, और फिर विराम का मतलब क्या होता है? ठहरना या फिर रुकना। देखिए आगे देखते हैं कितने। हम लोग आज की क्लास में 18 विराम चिन्ह को देखेंगे, जो कि हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं सब सारे विराम चिन्ह। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ और पूछा जाता है कि हमारे हिंदी का विराम चिन्ह कौन सा है? तो वह एकमात्र हिंदी का विराम चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम है। जिसको आप खड़ी पाई बोलते हो, खड़ी पाई लगा देते हैं नहीं, लास्ट में किसी वाक्य की जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वहाँ पे एक खड़ी पाई लगा देते हैं ऐसे हम। ठीक है, तो जब खड़ी पाई लगा देते हैं तो वह क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। तो हिंदी का एकमात्र विराम चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम है। उसके बाद जितने भी विराम चिन्ह हैं ना, वो सब अंग्रेजी से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लिश से लिए गए हैं। सब संस्कृत में जब पहले ना यही एक ही विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, उसी को हमारे हिंदी ने स्वीकार किया। बाद में जब हमारे व्याकरण ने, यानी कि जो हमारे पाणिनि लोग थे, हिंदी के जो व्याकरण जानने वाले थे, विज्ञ लोग, उन लोगों ने क्या किया कि इंग्लिश वाले विराम चिन्हों को हिंदी में भी प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो वह आज 20 हो गए हैं, लेकिन उसमें से भी जो हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं अक्सर कर, इतने 18 हमारे हिंदी में प्रयोग किए ही जाते हैं। तो उन 18 को हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं, और फिर इसके नियम को देखेंगे कि कब, कहाँ पे, कैसे प्रयोग होता है। इन सब बात पे आज की क्लास में चर्चा होगी, जिससे कि आप कोई भी वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो, यानी कि वाक्य आप शुद्ध लिखें। इस क्लास में इन सब बातों पे चर्चा होगी। चलिए देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए पूर्ण विराम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, इसका प्रतीक क्या होता है सर? तो इसका प्रतीक होता है खड़ी पाई होता है। ठीक है, एक खड़ी पाई। यह कब लगता है? जब किसी वाक्य की जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो क्या हो जाता है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए
एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि राम घर से इलाहाबाद गया है। राम घर से इलाहाबाद गया है। अब देखिए यह एक वाक्य था, यह एक वाक्य था, पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है कि अपने घर से निकल करके कहाँ गया है, इलाहाबाद गया है। तो जब यह वाक्य पूर्ण हो जाएगा तो वहाँ पे क्या लगता है, एक खड़ी पाई लगती है, जिसको उस खड़ी पाई को क्या नाम से जानते हैं, पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में उसी का नाम है फुल स्टॉप। ओके, आगे देखते हैं सर, अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी भी वाक्य के अंदर, ठीक है, जब किसी भी वाक्य के अंदर सिमिलर शब्द आने लगे, यानी कि समानांतर शब्द आने लगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे सर आते हैं, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे अल्प विराम का चिन्ह पहले जान लीजिए कि यह क्या होता है। अल्प विराम का चिन्ह कॉमा जिसे बोलते हैं, कॉमा को हिंदी में बोला जाता है अल्प विराम बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सर इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसका नियम क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग अल्प विराम का समानांतर शब्दों के बीच में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सर समानांतर शब्द क्या है। अब एक एग्जाम्पल लिया हमने कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे। ठीक है, इसको लिया तो सर इसके बीच में समानांतर क्या है, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न क्या है, समानांतर नहीं है, है। तो उन्हीं के बीच में क्या लगेगा, अल्प विराम का, यानी कि कॉमा का विराम चिन्ह लगेगा। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे। ठीक है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा बात को कि ये जो है लास्ट वाले जो सिमिलर शब्द होते हैं, समानांतर शब्द होते हैं, वहाँ पे कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पे अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वह अव्यय कोई भी हो सकता है, कि और हो सकता है, एवं हो सकता है, तथा हो सकता है, ऐसे अव्यय हो सकते हैं लास्ट वाले सिमिलर शब्द के पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे था कॉमा लगा दिए, यहाँ पे कॉमा लगा दिए, लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, वह गलत हो जाएगा। 4 विकल्प दे करके आपको ऐसा भी रहेगा कि कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, तो उसमें एक जगह रहेगा यहाँ पे कॉमा दे करके रहेगा, लेकिन लास्ट वाला जब रहेगा यहाँ पे जैसे शत्रुघ्न के पहले और कोई भी अव्यय शब्द रहेगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी। आगे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि भारत में हिंदू क्या चीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या चीज़ें था, सिमिलर क्या चीज़ था, तो आप बताएंगे कि सर हिंदू था सिमिलर, मुस्लिम था, सिख और ईसाई, यह क्या थे, समानांतर शब्द थे, धर्म था। ठीक है, इनके बीच में क्या प्रयोग किया जाएगा, जब एक सिमिलर शब्द लिखेंगे दूसरे लिखने के पहले ही क्या प्रयोग कर देंगे, अल्प विराम का प्रयोग कर देंगे ना। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, कहाँ, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे शब्द लिखते समय क्या प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ें हैं कि जब किसी भी वाक्य में किंतु, परंतु, एवं ऐसे शब्द आ जाते हैं वाक्य के पहले, तो उस परंतु के पहले जो अव्यय वाले शब्द होते हैं उसके पहले क्या लगता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लिखूं कि राम
विद्यालय गया परंतु किताब भूल गया। किताब भूल गया। अब देखिए जो अव्यय वाला शब्द है यहाँ पे क्या है, परंतु है। परंतु के जस्ट पहले क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, यानी कि अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो किंतु परंतु एवं ये सब चीज जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित रहे तो वहां पर भी क्या करते हैं, पहले वाले वाक्य के जस्ट बाद में क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सर, अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग कर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेमी कॉलन। क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का प्रयोग क्या, सेमी कॉलन का सिंबल क्या होता है, एक बिंदी होता है ऊपर, फिर नीचे कॉमा वाला सिंबल होता है। ठीक है, एक बिंदी, बिंदी के नीचे कॉमा वाला सिंबल रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं, अर्धविराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धविराम बोलते हैं। इसका प्रयोग कब होता है, जब वाक्यांशों, जो एक बड़ा सा वाक्य हो उसमें कई एक उपवाक्य हों। ठीक है, कई एक उपवाक्य हों तो उन वाक्यांशों के बीच में क्या प्रयोग किया जाता है, सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक उदाहरण को लिख लिया है, उसको आप सब ध्यान से देखिएगा। हम पढ़ रहे हैं, देखिए सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, धीरे, यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ और पक्षी अपने बसेरे की ओर चलने लगे, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, अंधेरा फैलने लगा। तो ये सब कई एक उपवाक्य, वाक्यांश हैं। ठीक है, एक वाक्य के कई एक अंश हैं, तो उन वाक्यांशों के बीच में क्या प्रयोग किया जाएगा, अर्धविराम का प्रयोग, सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त हो गया, अब आकाश लाल हो गया, सूर्यास्त होने के बाद आकाश लाल हो गया। ठीक है, तब यहाँ पर भी क्या कर देंगे, सेमी कॉलन का प्रयोग कर देंगे। धीरे धीरे पक्षी अपने बसेरे की ओर जाने लगे, फिर धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। तो पक्षी अपने बसेरे की ओर जाने लगे, वहाँ पर भी क्या कर देंगे, सेमी कॉलन का प्रयोग, यानी कि अर्धविराम का प्रयोग कर देंगे ना, फिर धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। ठीक, इस प्रकार से क्या करते हैं, जब एक बड़े से वाक्य में कई एक वाक्यांश हों तो उन वाक्यांशों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं सर, उपविराम। उपविराम का प्रयोग, जैसे कि अब देखिएगा उपविराम का प्रयोग कैसे कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, देखिए उपविराम, जब कोई भी सब किसी भी चीज़ को हम लोग परिभाषित कर देते हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के बाद हम लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जब हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो उदाहरण लिख करके हम लोग उदाहरण लिख करके दो बिंदी लगाते हैं, लगाते नहीं, अरे नहीं लगाते होंगे तो आप लोग लगाइएगा। ठीक है, दो बिंदी लगा करके तब उदाहरण को लिखते हैं। इस वाले बिंदी को क्या बोलते हैं, दो बिंदी को क्या बोलते हैं, उपविराम, जो कि विसर्ग जैसा सिंबल है। ठीक है, दो बिंदी ऊपर नीचे, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, उपविराम बोलते हैं। ठीक है, राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, जैसे राम घर जाता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉल पढ़ रहे हैं, काल पढ़ रहे हैं। काल को पढ़ते समय हम लोग वर्तमान काल को पढ़ रहे हैं, अब वर्तमान काल को हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ उसका उदाहरण देना हो गया, तो उदाहरण लिख करके इस वाले चीज़ को हम लोग यानी कि इस विराम चिन्ह को लिखेंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। आगे देखिए विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक को साइन ऑफ एक्सक्लामेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, एक डंडी, डंडी के नीचे एक बिंदी, यानी कि एक खड़ी पाई रहेगी, खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी रहेगी, उसे क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह बोलते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब हमारे भाव जागृत हो, जैसे क्रोध हो, भय हो, ठीक है, जुगुप्सा यानी घृणा हो, इन सब चीज़ों को जब हम लोग व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सर कैसे करेंगे, वाह, वाह क्या है, वह जीत गया, वाह तुम जीत गए, वाह तुम जीत गए। ठीक है, तो ये वाला चीज़ क्या है, एक
खड़ी पाई, उसके नीचे बिंदी, एक डंडी, डंडी के नीचे बिंदी, क्या रहेगा? विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह रहेगा। ठीक है। छी, छी के नीचे क्या रहेगा? ओ माय गॉड, ऐसे बोलते नहीं तो ओ के नीचे क्या रहेगा? ऐसे ओ के बाद ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उस चिन्ह का नाम है विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह। ठीक। अब देखिए प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का कब, कहाँ, कैसे, जब प्रश्न करते हैं तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द नहीं है तो वहाँ पे यह नहीं प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हम बोलें कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। अब बताइए यहाँ पे क्या क्या था? प्रश्नवाचक शब्द था, प्रश्नवाचक शब्द था, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा उस। ठीक है। तुम कब आए, तुम कब जाओगे, इन सब चीज़ों में क्या लगेगा? ऐसे वाक्य में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आगे देखिए इकहरा उद्धरण, इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं निक नेम लिखने के लिए। ठीक है, उसको जोड़ देने के लिए। अब देखिए कैसे जोड़ देने के लिए, कैसे निकनेम लिखने के लिए। जैसे मैं बोलूं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, उनका ही नाम क्या है? हरियोध है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अब बताइए हरियोध को हम ये क्या लिख दिए? इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिख दिए। ठीक है, ऊपर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिए। तो यह हरियोध पे जोड़ देने के लिए बोले कि हरियोध इन्हीं का निकनेम है, यानी कि उपनाम है। ठीक, तो इसका प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसको लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इकहरा उद्धरण चिन्ह का। जैसे कि मैं बोलूं कि रामधारी सिंह दिनकर, अब दिनकर को कैसे लिखेंगे? इकहरा उद्धरण चिन्ह में। ठीक है। अब देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पे किसी की कही कहाई बात को हुबहू उसको उतारा जाए। ठीक है, सेम टू सेम उसको लिखा जाए, तो वहां पे क्या करते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह, यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा, इसका सिंबल यह होता है। और इकहरा उद्धरण चिन्ह को सिंगल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं सर। दोहरा उद्धरण चिन्ह को कैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएं कि कैसे लिखा जाता है। तो देखते हैं कि जैसे कि एक मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज ने कहा था क्या? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब इसको किसने कहा था? मैकाइवर एवं पेज ने। इस वजह से इसको किस में लिखा जाएगा? डबल इन्वर्टेड कामा में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? डबल इन्वर्टेड कामा में, तुम मुझे खून दो। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो उसको किस में लिखा जाएगा? डबल इन्वर्टेड कामा में। किसी की कथन को, विचार को जब हूबहू लिख दिया जाता है तो उसको कहाँ किस में लिखते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड कामा में किसको लिखते हैं? किसी के निक नेम को लिखते हैं उसमें, जिसको जोड़ देना हो गया कि नहीं। अब इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय कि हम लोग इनको नहीं समझ पा रहे हैं कोई लोग। ठीक है, तो हरियोध कहते हैं तो उनकी, अब हो सकता है कि हरियोध के नाम से उनको दिमाग में सेट हो, हरियोध कह देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। इस वजह से इनको जोड़ देने के लिए इस पे क्या किया जाता है? उनके निक नेम को किस में लिखा जाता है? सिंगल इन्वर्टेड कामा में, यानी कि इकहरा उद्धरण चिन्ह में। योजक चिन्ह, सॉरी ब्रैकेट, यानी कि कोष्ठक। कोष्ठक, 3 प्रकार के कोष्ठक इसमें प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अक्सर कर हिंदी में अक्सर कर एक छोटा वाला कोष्ठक ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम केवल छोटा वाला कोष्ठक यहाँ पे प्रयोग किए हैं, देखिए। ठीक है, छोटा वाला कोष्ठक ही प्रयोग किए हैं। देखिए इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी के नाम का
दूसरा नाम बताना हो गया, ठीक है, उस पर जोर देना हो गया, उस पर काफ़ी उसका विश्लेषण करना हो गया, तब क्या करेंगे, इसका कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बोलें कि आदिकाल को आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल, के कवियों ने, यहाँ लिख देते हैं, वीरता से ओतप्रोत काव्य रचना किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एक वाक्य कि आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल, आदिकाल को ही दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी को हमने लिख दिया आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल। अब देखिए कोई वीरगाथा काल के नाम से भी जानता होगा, कोई आदिकाल के नाम से भी, ठीक है, इसी को जोर देने के लिए क्या कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, उसके दूसरे नाम को बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। आदिकाल के कवियों ने वीरता से ओतप्रोत काव्य रचना किए हैं, ठीक है, या लिखे हैं, ऐसे हो गया। तो यह क्या हो गया, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, उसी का दूसरे बात पे जोर देने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, कि उसको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए, सुस्पष्ट हो जाए कि आदिकाल के बारे में किसके बारे में कह रहे हैं हम, ठीक है। तो उसको और ज़्यादा विश्लेषण करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कोष्ठक का प्रयोग कर देते हैं, उसको और ज़्यादा सुस्पष्ट कर देने के लिए, ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का मतलब होता है संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ द्वंद्व समास पढ़े होंगे, ठीक है, द्वंद्व समास जो लोग नहीं पढ़े होंगे चैनल पे पढ़ी हुई है वीडियो, जा करके देख लेंगे। देखिए द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर भी किया जाता है, यहाँ पर योजक चिन्ह, इसको सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। समासिक चिन्ह कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पे यह दो पदों में अर्थात दो शब्दों में यह क्या बताता है, संबंध बताता है। योजक यानी कि उसको जोड़ता है। जैसे मैं बोलूँ कि माता पिता, माता और पिता, इसमें दोनों में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। दाल भात, ठीक है, अब क्या बता रहा है, दोनों में दाल और भात में संबंध बता रहा है। आगे बताए भाई बहन, अब दोनों में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है ना, संबंध बता रहा है, तो यह क्या हो गया, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं, इसको हाइपन बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका सिंबल क्या होता है, एक पाई होती है, यानी कि एक डैश होता है, ठीक है, ऐसे। आगे हंस पद, अच्छा हंस पद का जो विराम चिन्ह होता है, इसका प्रयोग कब क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, इसके नियम को देखते हैं हम लोग। देखिए जब हम लोग किसी भी भाषा को, अपनी भाषा को लिख रहे होते हैं, तो ऐसा हम लोग ह्यूमन बींग्स ही हैं हम लोग, तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कोई चीज़ लिखना, ठीक है, एक आध शब्द जो होता है बीच का, उसको भूल जाते हैं। फिर जब हम लोग दोबारा पढ़ते हैं उसको, तब फिर हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है, हमारे माइंड में आता है कि अरे यहाँ पे तो एक चीज़ भूल गए हैं क्या, तो फिर अब कैसे लिखेंगे, उसमें तो त्रुटि हो गई, उसमें एरर आ गया है। तो उसको लिखने के लिए क्या किया जाता है कि एक इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ऐसे, ठीक है, इस चिन्ह का जहाँ पे छूटा होता है उन्हीं दोनों शब्दों के बीच में एक इस तरीके का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस चिन्ह को लगा करके ऊपर लिख देते हैं, न कि आप ऐसे लिखिएगा, नीचे लगा के नहीं लिखा जाता है, ठीक है, वह अशुद्ध हो जाएगा, ऊपर लगा के लिख दिया जाता है। जैसे कि हम बोलें कि राम लक्ष्मण, ठीक है, राम लक्ष्मण, अरे यार, राम लक्ष्मण भरत
राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाई थे। अब देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना तो कुछ हमको लग रहा है कि कोई शब्द छूट गया है। अब कौन सा शब्द छूटा है सर? यहाँ पे लग रहा है कि एक राम लक्ष्मण भरत, भरत वाला शब्द छूटा है सर। तो भरत वाले को लिखने, अब यहाँ पे तो हम जगह छोड़ के तो लिखेंगे नहीं कि भरत बाद में लिखने के लिए जगह छोड़ दें। क्या करेंगे, यहाँ पे एक चिन्ह लगाएंगे ऐसे, ठीक है। इस चिन्ह का नाम क्या है? हंसपद। हंसपद, इसको लगा करके ऊपर लिख देंगे क्या चीज़? भरत। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भाई थे। अब हो गया। किसी भी वाक्य में जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं उसको दोबारा लिखने के लिए हंसपद का प्रयोग किया जाता है। इसको प्रयोग करने से वाक्य शुद्ध हो जाता है, नहीं तो यह अशुद्ध, अधूरा रहेगा, ठीक है। बौना लगेगा कि अरे यार इसमें कुछ छूटा छूटा है, लगेगा कि नहीं। आगे देखते हैं विवरण। विवरण का प्रयोग कब करते हैं? जब हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने लगते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहें कि क्रांति 1857 की क्रांति, अब देखिए इसका प्रयोग कब करेंगे? जब इसको 1857 की क्रांति को अब एक्सप्लेन करना हो गया, अब इसको डिस्क्राइब करना हो गया, ठीक है। अब लिखना हो गया, तो इस वाले इसको लिखने के बाद, हेडिंग डालने के बाद इस वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या हो जाएगा? विवरण चिन्ह। उसको विवरण देने के लिए और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह का इसको क्या बोलते हैं? कॉलन डैश बोलते हैं। कॉलन डैश बोलते हैं इंग्लिश में। 2 बिंदी रहेगी, फिर डैश रहेगा, इसको फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, उसको व्याख्या कर देंगे और ज़्यादा विवरण उसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए लोप चिन्ह। लोप का प्रयोग कब करते हैं? जब हम लोग, जैसे कि कक्षा 12वीं 11वीं में हम लोग लिख रहे थे कि व्याख्या करने के लिए आता था, एक गद्य दे दिया जाता था 4, 8, 10 लाइन का, उसको व्याख्या करने के लिए, संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक है। तो उस व्याख्या को लिखने के से पहले हम लोग क्या करते थे? ऊपर के 2-3 शब्द, ठीक है, शुरू के 2-3 शब्द ऐसे लिख देते थे, राम घर गया, ऐसे लिख दिए। फिर ऐसे ऐसे डैश डैश देख के यहाँ पे लिख दिए, वहाँ पढ़ने लगा। ऐसे लास्ट वाले 2-3 शब्द लिख देते हैं, बीच बीच में ऐसे डैश कर देते हैं। तो यह क्या हो गया? लोप कर दिए, बीच वाले सारी चीज़ों का लोप कर दिए हम लोग, तो वह क्या हो गया? लोप चिन्ह हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं तुल्यता। तुल्यता का मतलब होता है समानता बताने वाला शब्द। जैसे कि हम बोलें कि कमल, क्या बोल दें? कमल बोल दें, बराबर लगा दें जलज बोल दें, क्या बोल दें? जलज। अब बताइए, जलज बोलें चाहे कमल बोलें, दोनों में तो दोनों बात तो एक ही है, ठीक है, दोनों बात एक ही है। आगे देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जब किसी भी शब्द को पूरा पूरा न लिखना हो, उसको आधा लिखना हो जाए, एक शब्द में लिखना हो जाए। जैसे कि हम बोलेंगे प्रोफेसर, ऐसे लिखते, प्रोफेसर इस तरीके से लिखते कि नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं? प्रो लिख करके इस प्रकार से 0 लगा देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? लाघव। लाघव यानी कि इसको कम कर दिए, ये क्या हो गया? लाघव हो गया। जैसे डॉक्टर हम लोग इस प्रकार से लिखते कि नहीं, डॉक्टर इस प्रकार से लिखते ना, लेकिन इसको क्या कर दिए? डॉक्टर, डा लिख करके 0 लगा करके इसको लिख दिया। हम लोग पढ़ेंगे इसको डॉक्टर, HOD। अब HOD पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या करते? हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं, लेकिन उसको HOD पढ़ दिए, ठीक है। आगे दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह को हम लोग अवग्रह चिन्ह भी बोलते हैं, इसको अवग्रह चिन्ह, ठीक है। अवग्रह चिन्ह जैसा होता है, यस जैसे आकृति होती है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम लोग को लंबा बात कहनी हो गई, जैसे लंबा खींच करके बोलना हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे? अवग्रह दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करेंगे ना। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे कि हम बोलेंगे राम, अब म को खूब खींच रहे हैं, तो वह क्या हो गया?
वहाँ पे करेंगे म के आगे इस चिन्ह को लगा देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ उच्चारण। रेखिका चिन्ह, अब रेखिका चिन्ह का मतलब होता है कि जब किसी की कही कहाई बात को हम लोग समझाने लगते हैं तो वहाँ पे उनके नाम के आगे रेखिका लगाते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे, ऊपर का थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए हम लोग बोलेंगे कि मैथिली शरण गुप्त के ने कहा था, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। अब ऐसे लिखेंगे कि नहीं, एक डैश लगाते हैं। अब डैश लगाने के बाद अब उनके कही कहाई बातों को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक देखिए ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है, रेखिका चिन्ह बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये लंबा सा लाइन खींचने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं कि अब उनकी कही कहाई बातों को लिख देंगे, ठीक है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है नीर और आंचल में है, ऐसे था कि नहीं। आगे समाप्ति सूचक, अब अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, ऐसे हो गया। तो उसके बाद क्या कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। अब समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह क्या हो जाएगा कि जब किसी भी पाठ की, किसी भी अनुच्छेद की, किसी भी पैराग्राफ की जब समाप्ति हो जाती है, ठीक, तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके से लाइन खींच करके पाई खींच करके हम लोग क्या कर देते हैं, बीच में जीरो लगा करके ऐसे ऐसे कर देते हैं कि अब इसके नीचे कोई भी पद, कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस नहीं रह गया है लिखने के लिए, अब उतना ही था, अब नीचे नहीं लिखना है। तब वो क्या हो गया, समाप्त हो गया पाठ, ठीक है। आप देखे होंगे कि जब पाठ समाप्त हो जाता है किताब वगैरह में देखे होंगे ऐसे लिख करके ऐसे होता होगा, ठीक है, रहता होगा। तो यह क्या होता है, समाप्ति सूचक विराम चिन्ह होते हैं। तो आशा करते हैं विराम चिन्ह के का जो टॉपिक था आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।